मार्केट जो है आज जो है कमजोरी के आया। क्यों आया? क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत गिर गए और वहां पे कोरोना सबसे बड़ा विलन बन के आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो किसी को अंदाजा नहीं था कि दोबारा इस तरह से बाउंस बैक करेगा। तो मार्केट में एक वीकनेस आई और उसकी वजह से दुनिया भर के बाजार गिरे और हमारे यहाँ भी गिरे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, कल एफआईआई ने बहुत बेचा नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट 500 करोड़ बेचा, जो कि 70-80 पॉइंट गिरने पर भी बेच देते हैं वो। अब मैं क्यों तेजी की तरफ कह रहा हूं कि देखिए, अगर हिंदुस्तान के बाजार को देखिए तो जो ब्याज दरें हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये और नीचे जाएंगी, इसकी ट्रेजेक्टरी नीचे जाएगी, क्योंकि इस समय भी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा लोगों के लिए महंगी लग रही है। बावजूद इसके ही सरकार ने बहुत पुश किया है, आरबीआई ने बहुत पुश किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फंडामेंटली अभी आपकी जो मनी है वो और सस्ती होगी, जो बाजारों को एक पुश देगी, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सबसे पहले है। और वो ग्रोथ चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो सरकार हो, उनकी चिंता है। देखिए, ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पहली तिमाही की ग्रोथ देख लीजिए ग्लोबली, हाँ, इंडिया की देख लीजिए, 23-24% जो है जीडीपी में गिरावट हमने देखी है। और 10% का जो ब्याज था होम लोन का, वो लगभग 7% तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं है कि ब्याज दर ट्रांसमिट नहीं हुए, ट्रांसमिट तो हो गए। और मेरे हिसाब से अगर आप ये बात करें कि यहां से ब्याज दर घटेंगी तो और जो है स्टिमुलस मिलेगा इकोनॉमी को, ऐसा होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि हम लोग अभी एक मॉनिटोरियम पीरियड में थे, जो अगस्त 31 को ज्यादातर बैंकों ने खत्म कर दिए हैं। अभी होगा क्या, क्योंकि एनपीएस की रिकॉग्निशन 31 अगस्त तक हुई नहीं, आगे चलते हुए हमने एनपीए में बढ़ोतरी देखनी है। पूरे वर्ल्ड की रैली किस दम पे चल रही है? पैसा सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो पैसे का नल जब बंद हो जाएगा ना, पैसे का नल बंद नहीं हो सकता है। आप ये सोचिए कि फेड ने हर महीने जो है कितने बिलियन डॉलर की एसआईपी कर रखी है। वो तो एसआईपी कर रखी है, तो इसलिए देखिए, पैसे से क्या होगा कि आप देखिए रियल एस्टेट को देखिए या कहीं कहीं भी देखिए, आपको ग्रीन शूट दिख रहे हैं। और जो आपने 23.5% की हमारी जीडीपी गिराई पहले, तो उसमें कितने महीनों धंधा ही नहीं था। जब जीरो, तो टीआरपी कहां, वो जीआरपी कहां से आई जीडीपी? इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए, आगे आप देखिएगा किस तरीके से चीजें बदलती हुई आपको दिखेंगी। और ये जो पैसा सस्ता होगा, ये ग्रोथ के लिए ड्राइवर बनेगा। मॉल तो खाली है, खैर मॉल, आप मॉल जाके देखिए, वीडियो बता रहे थे हमको कल न्यूज रूम में। वो इसलिए खाली हैं क्योंकि लोग नहीं जाना चाहते वहां पे, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। समझे, इसलिए मॉल खाली है। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, कच्चे तेल में नरमी आएगी, और ये भारत के लिए सबसे पॉजिटिव है। दुनिया भर के लिए भले दिक्कत होती होगी, क्रूड गिरा, गल्फ की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन भारत के लिए तो, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट बिल होता है क्रूड की वजह से, तो क्रूड की नरमी और सस्ता पैसा, ये दोनों ग्रोथ के लिए बड़े ट्रिगर होंगे। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि क्रूड बहुत जल्दी, बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि ओपेक खुद कह रहा है कि ग्लोबली डिमांड कम है, इसलिए हमको नीचे लाना ही पड़ेगा इसके प्राइसेस। तो देखिए, डिमांड तो कम है, ये इन्होंने मान लिया। नहीं, ये तो आंकड़े में, आंकड़े थोड़ी बदल दूंगा, मैं तो मान रहा हूं। लेकिन जब क्रूड के दाम गिरते हैं तो वो हमारे लिए फायदा करते हैं, हमारे बिल को कम करते हैं, तब सरकार के पास और लीवर हो जाता है पैसा डालने का। नहीं, बट चलिए ये पॉइंट पे आगे आते हैं हम, क्योंकि मॉनिटोरियम खत्म होने दीजिए। मेरे हिसाब से दिक्कतें वहां बढ़ने वाली हैं, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एनबीएफसीज के लिए। पेन ऑलरेडी दिख रहा है। सरकारी आंकड़े भी जो आ रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ के, वो कुछ खास नहीं आ रहे हैं। तो हमको ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक जो है हो नहीं रहा है, और क्रेडिट ऑफटेक जब तक होगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई मीनिंगफुल ग्रोथ का ट्रिगर आगे चलते हुए इकोनॉमी में हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्रूड पे आपने कुछ जवाब नहीं दिया? नहीं, क्रूड पे तो मैं, आप ही ने बता दिया कि डिमांड नहीं है। भैया, क्रूड गिरने से जो बताया उस पर नहीं। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि वो एक और पैकेज लाएंगे। अब आप पीछे वाले 22 लाख वाले पे जाओगे, पता मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन एक पैकेज की और तैयारी है। मैं आपको एकदम पक्की सूचना दे रहा हूं दर्शकों को कि सरकार को इस बात का एहसास है। वो बैक टू बैक नहीं लाना चाहते हैं, जो पहले दिया गया उसका इंपैक्ट देखेंगे और उसके बाद लाएंगे। और आप ये मान लीजिए, दिवाली से पहले आपको एक बड़ा स्टिमुलस सरकार देगी, और वो मार्केट के लिए होगा। देखिए, ये अगर दिवाली पे आप पटाखे फोड़ने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा करके इसके अंदर चीजें फूस होने वाली हैं, क्योंकि पहले पैकेज का हमने असर देखा है। कोई बड़े प्रकार की यहाँ पिकअप या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप पैकेज की बात करते हैं नीरज जी, लेकिन जिस हिसाब से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को पैसे नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है, तो आप किस पैकेज की बात कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब पहले क्वार्टर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया,
तो उसके बाद सरकार के ऊपर ये प्रेशर आया कि वो पैसे दें। तो जो पिछला वाला पैकेज है उसमें ऑनेस्टली जो 22 लाख करोड़ बताया गया उसमें बहुत कुछ रिजिक था, 2.25 लाख करोड़ की फ्रेश मनी उसमें डाली गई थी। अब जो नए पैकेज की बात हो रही वो ये कहा जा रहा है कि नए पैकेज को लाए बिना चीजों को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे आप, तो बहुत सारे काम जो सरकार करना चाहती है वो इस थ्रू करेगी। देखिए बहुत ईमानदारी से करो, डाइवेस्टमेंट प्रोसेस चल नहीं पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि वैल्यूएशंस नहीं मिल रहे हैं आपको, प्रोसेस रुका हुआ है। लेकिन अब सरकार को ये लग रहा है कि अपने पास से पैसे देने पड़ेंगे, नोट छापने पड़ेंगे और डेफिसिट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो पैकेज आएगा और उसका फायदा होगा। नहीं, बट नीरज जी जैसे आप बोल रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा, तो मुझे लगता है एफआईआईस को पसंद नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड्स को पसंद नहीं आएगा। आप चाहे कितने तर्क दे दीजिए, मेरे हिसाब से सरकार को कोई मीनिंगफुल पैकेज देने की जो धनराशि है, जो कॉफर्स हैं सरकारी खजाना, वो खाली है। तो खाली खजाने में काम तो होने वाला नहीं है। और अगर आप नोट प्रिंट करेंगे तो ये इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा और इससे जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपके जो तर्क है ना वो आपस में ही टकराव कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए जेरेमी पावेल साहब दिन रात एक किए हुए हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ के 2% तो आ जाए। सर अमेरिका में ऑपोजिशन अगर आलू के और प्याज के दाम बढ़ते हैं ना तो रोड पे नहीं, सड़कों पे नहीं आते, और यहाँ सांसद जो है घेराव कर लेंगे। उसकी व्यवस्था कर दी गई, 3 कानून कल पास किए गए, उसकी व्यवस्था हो गई कि लोग अब सड़कों पे आने की जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको ओपन किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए पैसा तो डाला जाएगा, उसमें कोई शक सुबह होनी चाहिए। फेस्टिवल सामने खड़ा है, फेस्टिवल डिमांड आपको आती हुई दिखेगी। एक चीज आपने गौर किया है कि बहुत ज्यादा जो हमारा टैक्स कलेक्शन था कितना गिरा, 22%। मैंने रिपोर्ट किया था इतने बुरे दौर में जब सब कुछ बंद था 22% गिरा है, और वही पहले क्वार्टर की आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन 3rd और 4th क्वार्टर में होता है। तो जो अभी डेफिसिट आपको दिख रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा, ये आप देखिएगा धीरे धीरे। देखिए नीरज जी, त्योहार जो आप तर्क बता रहे हैं ना, वो इंडियंस है ना ऑनलाइन सेलिब्रेट नहीं करते। आपने पहले जस्टिफाई कर दिया कि शॉपिंग लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन गांव खेड़े में जहां ऑनलाइन सुविधा है नहीं, वहां त्योहार कैसे लोग मनाएंगे? आप बम्बई की बात कर लीजिए, ऑनलाइन नहीं है, आप नहीं है, इतनी सप्लाई चेन हमारी मजबूत नहीं है। दिन भर बैठ के लोग वीडियो देखते हैं और वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? छोटे छोटे शहरों में। और ये देखिए, आपने कहा मॉल खाली है क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग क्या घर पे बैठे बैठे त्योहार मना लेंगे क्या? त्योहार मनाने का मतलब क्या होता है? शॉपिंग ही होता है ना, नहीं होता। घर में बैठे करेंगे। दूसरी बात, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हिंदुस्तान के आप बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप है, जिस प्रकार से राज्य सरकारें जो हैं लोगों को घर पे रहने की सलाह दे रही है, एडवाइजरी दे रही है, डेली बेसिस पे हमने देखा है जो इंपैक्ट आ रहा है वायरस का वो बहुत गहन होते जा रहा है। इंडिया जैसे देश में हमने 50 लाख केस क्रॉस कर दिए हैं। तो मुझे लगता है ये फेस्टिव सीजन का मूड खराब करेगा। जिस हिसाब से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, खैर रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से लॉकडाउन की फिर से बात आ रही है ना ग्लोबल मार्केट्स में, वो कहीं ना कहीं एक भय पैदा कर रही है। देखिए ये डर है, साइकोलॉजिकल डर है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ओपनिंग अप हो रही है। ये गौर किया आपने? ये मैं तो कह रहा हूं, 55 लाख का नंबर बता नहीं, हो सकता 75 लाख हो। पूरी तरीके से अगर आप टेस्टिंग के तो और नंबर बढ़ सकता है, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार को, लोगों को, सबको ये पता है कि जान है तो जहान है, लेकिन जहान भी रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक्टिविटी नहीं देखेंगे, अपने ऑफिस से आप बाहर निकलिए शाम को 7 बजे, अगर एक वीडियो बनाइए फिर दिखाइए मुझे कल के लोग घर में बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग सावधानी से कर रहे हैं या कहीं कहीं असावधानी से भी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज चल रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फेस्टिवल के आते आते मूड बदलेगा, जो एक बहुत पेसिमिज्म हो जाता है। पीछे मत देखिए सर, रियर व्यू से कुछ नहीं होगा, आगे देखिए, हाईवे में आगे देखा जाता है। आप बात भी कर रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी तो जैकपॉट है। यस, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प और कार्ड है, उन्हीं का है। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन का जो 3rd फेज है उस पे एस्ट्राजेनेका भी काम कर रही है, उस पे जो हमारी दूसरी कंपनियां भारत की वो भी कई एक हैं जो 3rd फेज पे काम कर रही हैं, और 3rd फेज होते ही हम कमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि पता नहीं कब आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 3rd फेज के जो अंतिम चरण के परिणाम है वो आपको अक्टूबर में आते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद दवा हो सकता है नवंबर दिसंबर में आए, लेकिन जिस दिन ये ऐलान हो गया कि 3rd फेज कंप्लीट हो गया, उस दिन मार्केट रॉकेट होगा। सर सेल ऑन न्यूज ना हो जाए कहीं, क्योंकि मार्केट ये होता है ना। सेल ऑन न्यूज कैसे होगी? मुझे सेल ऑन न्यूज ही होता है सर, ये वैक्सीन आ जाएगी तो फिर तो क्या? मैंने कहा क्या, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और 2008 की उस भयानक करोड़ों लोगों के बीच में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोल्ड चेन बनाना, वो भी एक चैलेंज है। समय लगेगा नीरज जी। कितना समय लगेगा?
और दूसरी बात, 1 साल का लगेगा ना, मार्केट 1 साल आगे देख के चलता है। इजराइल जैसे जो देश हैं, जो इतने एडवांस कंट्रीज हम मानते हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी से लेके कृषि उद्योग में, उन्होंने अपने देश को लॉकडाउन कर दिया, एक बात। दूसरी बात, लंदन में आज भी मीटिंग चल रही है कि किस प्रकार से यूके में कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिस्सों में, कस्बों में फिर से लॉकडाउन लगाएं। ये इतनी बड़ी बड़ी जो देश हैं और इतने बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी फिर से लॉकडाउन करने पे विचार विमर्श कर रहे हैं। और ऐसी आप उम्मीदें बता रहे हैं हमको कि वैक्सीन आ जाएगी तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा। बिल्कुल रॉकेट होगा। ये तो आप सिर्फ उम्मीद ही बेच रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आपके जो ग्राफिक है टोटली सारे उम्मीद पे ही है सर। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, मार्केट 6 महीने मार्केट कायम नहीं होती, 6 महीने आगे देख के उम्मीद पे चल रहा है। वैक्सीन का अनाउंसमेंट आज हो जाए कि एस्ट्राजेनेका ने बना ली, 3rd फेज कंप्लीट कमर्शियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं, आप देखिएगा सर्किट लगेगा आपके यहां, क्योंकि उम्मीद तो दुनिया का है, मार्केट तो आगे 6 महीने 8 महीने देख के चलता है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावित देश अमेरिका है, उसको उतनी चिंता नहीं जितनी इजराइल को चिंता है। वो तो ट्रम्प साहब जाने। और ट्रम्प साहब भी आने वाले। मेरा आखिरी जो ट्रम्प कार्ड ही है कि अगर ट्रम्प साहब जीत के आ जाते हैं दोबारा से, जो कि अब बस ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने के बीच की बात है, तो मार्केट यहां से एक बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। उसके पीछे सॉलिड पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें सोशलिस्ट लोग हैं बहुत सारे, बिल्कुल। और वो सोशलिस्ट लोग जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाए थे ट्रम्प साहब ने, उसको वापस कर देंगे वो। तो ये डर है मार्केट में, इसलिए एक असमंजस है ग्लोबल मार्केट में, खासतौर पे यूएस में। हाँ, बाइडेन जी जीत गए तो मार्केट नहीं चलेगा फिर। ये मैं इसलिए यहाँ पे पहले अच्छा, तो ये जो है ना, आप बोल रहे हैं ना बाइडेन जी जीतेंगे तो शायद नहीं मार्केट चलेगा, लेकिन हमने हेमंत हिस्टोरिकल डेटा में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बनता है तो उस साल मार्केट गिरता है। सही है, ये हिस्टोरिकल डेटा है कि जब कोई राष्ट्रपति अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से चुन के आता है, उस साल मार्केट जो है धाए से। अरे ट्रम्प के आने के बाद कैसा कह रहे हैं आप? ट्रम्प के आने के बाद जिस साल वो चुने गए थे उस साल तो मार्केट में मंदी तो थी। उनके आने के साथ ही उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, और देखिए ये जो मसला है ना, ये ट्रम्प साहब के जीतने हारने से कुछ नहीं होता है। जो फैसला होगा, यूएस चाइना ट्रेड डील सबसे बड़ी इवेंट होगी। जो साउथ चाइना सी में टेंशन चल रहे हैं, भाई हेमंत जी आपको याद होगा, ट्रेड डील की खबरें रोज सुबह में पिछले 1.5-2 सालों से बता रहा हूं, और मार्केट उसके बाद कहां पहुंच गया। नहीं तो ट्रेड डील की चिंता हम ज्यादा कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा, चीन नहीं कर रहा। चीन के मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, पर देखिए चीन जो है जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में दबाव बना के रखा है उन्होंने, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में उन्होंने दबाव बना के रखा है, ये ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं है, इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो धुंधलापन और जो ट्रांसपेरेंट वे से चाइना काम कर रहा है, वो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट को ब्रेक लगाने के लिए काफी है। ठीक बात है, ये तर्क ऐसे ही चलते रहेंगे वीरू। ये लोग घंटे भर तक बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ये लोग न्यूज रूम में इसी तरह की चर्चा कर रहे थे। तो मैं एक बार मार्केट पर लौटता हूं। इस समय यतिन के पास एक ऐसा अस्त्र है, देखिए जो काम कर रहा है, यानी बेयर्स के पास ग्लोबल मार्केट्स हैं, और देखिए ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स कहां पहुंच गया है। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है 80 अंक की गिरावट। और देखिए जब इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की थी तो मैं देख रहा था 11,180 था अब निफ्टी, और अब 11,130 के आसपास पहुंचता हुआ। तो पिछले अगर आप 20 मिनट देखें बाजार के, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो पलड़ा बिल्कुल। और एफआईज भी सीएनबीसी आवाज देखते हैं, हमको सुनते हैं, पलड़ा जी को कोई नहीं सुनता। भैया का भारी नजर आ रहा है। वही एफआईआईज बार बार कह रहे हैं कि अपनी लिस्ट बना के रख लीजिए अच्छे शेयरों की जो आपको खरीदने हैं, वरना जब चलना शुरू होगा तो आप फिर बाद में गाड़ी छूट गई, लेफ्ट आउट की फीलिंग होगी, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। हम अभी से बता दे रहे हैं, अपनी लिस्ट तैयार रखिए। और एफआईआईज इनकी ट्वीट भी पढ़ते हैं जो सुबह इन्होंने मंदी वाली की थी ग्लोबल मार्केट। जो अभी जो 15 मिनट पहले उन्होंने हेडलाइन पहली पढ़ी, वो नहीं सुनी आपने? हाँ नहीं ठीक है, रिकवरी देखने को मिल रही थी, बिल्कुल सही है, हेडलाइन में हमने बताया, लेकिन उसके बाद देखिए अभी फिलहाल बाजार गिरता। वहां कुछ कह रहे हैं आप, बताइए वीरू। मुझे यतीन का एक पॉइंट बहुत जो स्ट्रांग लगा, वो है कोरोना फियर्स और इसका दोबारा स्प्रेड होना, और ग्लोबली अगर आप देखें बड़े देशों का लॉकडाउन में जाना। लेकिन जो नीरज जी का बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, और मेरे ख्याल से जो नवंबर 2016 में प्रूव हो चुका था, वो था अगर ट्रंप वापस आते हैं तो मोर और लेस मेरे ख्याल से हेमंत, चाहे वो यूएस मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, मेरे ख्याल से इसको जॉय करेंगे। तो बिल्कुल सही दोनों के एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सही कह रहे हैं। पैसा याद रखिए, तेजी में अच्छा बनता है, और तेजी ज्यादा अगर आप देखें वेल्थ क्रिएट करके देती है, मेरा मानना तो ये है। तो देखिए यकीन कह रहे हैं फास्ट बनता है, लेकिन बोलिए।
लेकिन वेल्थ क्रिएट यतिन मैं मानता हूं कि वो लॉन्ग जाने पर और लॉन्ग सोचने पे ही होती है, ये तो मैं मानता हूं। मैंने आप देखिए ना इंडेक्स कहां से कहां आ गया। 2200 का निफ्टी आपका मेरे ख्याल से 2008 में 2253 का लो था, आज ये निफ्टी 12,400 का हाई लगा के आ चुका है। निफ्टी बैंक क्या था, तो वेल्थ तो क्रिएट होती है लॉन्ग सर, निफ्टी 20 ने सारे फंड्स को आउट परफॉर्म किया है, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता है। चलिए, तो ये तर्क जारी रहेंगे, हर रोज हम इन तर्कों के सामने आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो दिन के निचले स्तर पर आ रहा है। आप दोनों के तर्क बहुत ही शानदार थे, एक्सपर्ट से पूछते हैं वो किसके साथ जाना चाहेंगे। नीरज जी के तर्क सुनकर इस समय खरीदेंगे या यतिन भाई के तर्क वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।